हेलो दोस्तों, आज हम मैक्सवेल के इक्वेशंस को देखने वाले हैं। ये 4 इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझते हैं। 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। सबसे पहला इक्वेशन है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये कहता है कि ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये पहले जानना चाहिए ये क्या चीज़ है। ये असल में लिखा हुआ है कि जैसे एक आप हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के हर पॉइंट पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लें, जैसे मान लिया ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंटल एरिया लें, तो उसको मान लिया डी एस एरिया है ये। अच्छा, हम एरिया वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, एरिया को हम एज अ वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इस पे एक नॉर्मल खींचा, ये नॉर्मल वेक्टर, ये इस एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया और ऐसा जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हम बना सकते हैं इस पूरे सरफेस पे, उन सारे सब के साथ किया। उनके सब के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग आ सकती है। इन सब को इस तरह से डॉट प्रोडक्ट किया और उनको ऐड कर लिया, तो हमें ये राशि मिल जाएगी। अच्छा, एक बात और है, इंटीग्रल का मतलब होता है कि बहुत छोटी छोटी राशियों को हम ऐड कर रहे हैं। तो हाँ, ये एलिमेंटल एरिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि डी एस टेंडिंग टू ज़ीरो, ये जितना छोटा होगा उतना अच्छा, क्योंकि वो तब सरफेस को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये राशि हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो राशि है ई डॉट डी एस, इसे हम बोलते हैं जो पूरा सरफेस है उससे संबंधित फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इस पूरे सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका हमने फ्लक्स निकाला है। हर एलिमेंटल एरिया के थ्रू हम जो हमने ई डॉट डी एस कैलकुलेट किया, ये हर एलिमेंटल एरिया से संबंधित फ्लक्स होता है और इसे हमने पूरे सरफेस के लिए जोड़ दिया है। यहाँ पे ई डॉट डी एस हर छोटे एलिमेंट के लिए फ्लक्स है और हमने सरफेस के लिए जोड़ दिया है, तो ये फ्लक्स कहलाता है। और ये किसके इक्वल होता है? ये क्यू बाय एप्सिलॉन के नॉट के इक्वल होता है। ये क्यू क्या है? क्यू है वो जो भी क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर यदि कोई आवेश है क्यू, तो ये क्यू वो है। इसको इनक्लोज्ड चार्ज भी बोलते हैं, परिबद्ध आवेश। तो यहाँ पे इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स संबंधित है उसको इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड से संबंधित करता है। ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने निर्वात के लिए लिखा हुआ है, वैक्यूम के लिए। मतलब ये जो सिचुएशन है वैक्यूम में कंसीडर की जा रही है। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक और बात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्यू है ये टोटल इनक्लोज्ड चार्ज है। जैसे एक सिचुएशन हम मान के चलते हैं, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इस पे मान लिया 3 कूलम चार्ज है इसके अंदर और -5 कूलम चार्ज है। तो गॉस के नियम में जो क्यू है वो 3 - 5 -2 कूलम लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर यदि 7 कूलम का एक चार्ज है, ये कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए इसे ले रहा हूँ। 8 कूलम है, 10 कूलम है, तो इनको नहीं लिया जाएगा। ये थोड़ी ना इनक्लोज्ड है इस क्लोज सरफेस से। क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं उनको लिया जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से ली जाएगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट पे लें, जैसे एक हम एलिमेंटल एरिया मानते, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इन सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब इस चार्ज के कारण यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया इस तरफ है, इस चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इस चार्ज के कारण इस तरफ है, इसके कारण इस तरफ है और इसके कारण इस तरफ है।
तो इन सब का जो समेशन है वेक्टर सम वो आएगा ये ई। तो इस इक्वेशन में दो खास बातें, पहला तो ये जो Q है ये टोटल इनक्लोज्ड चार्ज है जो कि इनक्लोज्ड है बाय सरफेस, और ये जो E है ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर वाले चार्जेस के कारण भी कंट्रीब्यूट हो सकती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला नियम है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या करता है, ये जो इसने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इनक्लोज्ड चार्ज से संबंधित किया है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है, जिस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है E डॉट डी एस, इसी तरह से B डॉट डी एस होगा मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित फ्लक्स, तो इसे फाई भी कहते हैं। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं से भी आ रही है, कहीं भी है, आ रही जा रही नहीं, मतलब कहीं भी एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड कैसी भी, तो उससे संबंधित यदि हम इस पूरे का फ्लक्स निकालेंगे, इस पूरे क्या कहते हैं क्लोज्ड सरफेस से, तो वो ज़ीरो आएगा। इसे भी उसी तरह के एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक, ये है क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे छोटे छोटे एरिया लेंगे, यहाँ पे एक बी होगा और ये डी एस है, तो इन दोनों का वो डॉट प्रोडक्ट ले लिया और ऐसे सभी एलिमेंटल एरियाज के साथ में कर लिया, तो हमें इस टोटल सरफेस से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। खास बात ये है कि अब जैसे कि उस इलेक्ट्रिसिटी वाले लॉ ने अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज उसको फ्लक्स से संबंधित किया था, तो बिल्कुल हम साइड बाय साइड ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो लॉ है ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को, जिसे हम एम से बुक्स में जनरली एम से डिनोट किया जाता है, पोल स्ट्रेंथ को, कोई मैग्नेटिक पोल है अंदर, एक मैग्नेट रखा हुआ है जैसे ये नॉर्थ साउथ, और इस पोल की जो मैग्नेटिक मतलब कि इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है इसकी और इसकी, और जो क्या बोलते हैं फ्लक्स है फाई बी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इसको इससे संबंधित करता है, ये भी कह सकते हैं हम। तो हमें ये यही बताता है कि चाहे मैग्नेट हो अंदर या नहीं अंदर हो, ये जो फ्लक्स निकल के आगे ये ज़ीरो होगा। यदि इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि एक ही पोल होता, मान लीजिए साउथ पोल ही होता, नॉर्थ पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक साउथ पोल है, साउथ पोल हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल के अंदर जाती है, तो आप देखिए कि ये एक ही एस की ओर है पूरी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ हम एलिमेंटल एरिया से सब जगह से यदि हम फ्लक्स निकालेंगे तो ये फ्लक्स तो नॉन ज़ीरो आ जाएगा, मतलब फाई भी बराबर नहीं होगा ज़ीरो की। लेकिन हमारा जो दूसरा नियम है मैक्सवेल का वो तो ये कहता है कि फाई भी हमेशा ज़ीरो होता है, मतलब ये जो पोल है अकेला साउथ पोल ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दूसरे इक्वेशन का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब एक पोल डीएनई डजंट एग्जिस्ट, पूरा ही लिख देते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट मैग्नेटिक मोनोपोल्स। तो मैग्नेट है वो कभी एक पोल नहीं हो सकता। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ इसके दो पोल हैं, आप यदि सोचे कि मैं इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग कर दूं, तो आप क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ साउथ रह जाएगा यहाँ नॉर्थ रह जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में जब आप इसको तोड़ते हैं तो एक नॉर्थ पोल यहाँ बन जाता है, यहाँ पे एक साउथ पोल बन जाता है, बस इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है।
तो ये दूसरा इक्वेशन हमें यही बताता है, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट लिखना था मुझे, डू नॉट एग्जिस्ट। तीसरा इक्वेशन है फैराडेज लॉ, ये हमें बताता है कि ई डॉट डी एल है किसी क्लोज्ड लूप में। इसको हम समझते हैं कि हमने एक वहाँ पे सरफेस थी, वो जो मैंने चीज़ बनाई थी वो एक 3D में, आप उसको इमेजिन कीजिए। जैसे ये है, ये जो मैंने आपको अपनी मुट्ठी दिखाई हुई है, इसे आप एक क्लोज्ड सरफेस मान सकते हैं जो हर तरह से बंद है। इसके अंदर यदि कोई आवेश रखा हुआ है इसके अंदर, तो उसके लिए वो दोनों लॉज लागू होते हैं, दोनों इक्वेशंस। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो लूप के लिए है। तो लूप को आप समझ सकते हैं जैसे एक रबर बैंड रखा हुआ है या फिर एक धागा इस तरह से रखा हुआ है, तो ये लूप है। क्या बोल रहा है लॉ कि ई डॉट डी एल जो है एक लूप के अंदर, मतलब यदि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और यहाँ पे हम छोटा सा एक डी एल मान के चलें एलिमेंट, और इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लें और ऐसा सब जगह कर लें, तो इस लूप के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी भी हो, ज़रूरी नहीं ऐसी भी हो, ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जनरल लॉ है ये। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो चीज़ है ये टोटल आ जाएगी माइनस डी फाइव बी बाई डी टी पे। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस लूप्स के साथ में, मान लिया अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इस तरह से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो डी फाइव बी बाई डी टी, मतलब मैग्नेटिक इस अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फ्लक्स होगा उसमें समय के साथ परिवर्तन की दर के इक्वल होगा, उसकी माइनस के इक्वल होगा। ये तो ठीक है, मैंने इक्वेशन को समझा दिया। ये असल में फैराडेज लॉ हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है। जैसे एक हमारे पास एक लूप है, चालक लूप है, और मैग्नेटिक, इससे संबंधित मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट इसके करीब ला रहे हैं हम, तो होगा क्या कि जब ये दूर था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ कम थी, अब ये पास आ गया तो कुछ ज़्यादा हो गई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो उसका जो एरिया से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब फ्लक्स है, वो भी चेंज हुआ। इस चेंज होने के कारण हम कह सकते हैं यहाँ पे एक इंड्यूस्ड डीएमएफ होता है। इंड्यूस मतलब प्रेरित ईएमएफ पैदा हो जाता है। यदि मैं इसको इस तरह से देखूं, ऐसे, ये है हमारा लूप, और इस पेन को मैं, या फिर इसके ढक्कन को मैं मैग्नेट मान के चलूं, तो ये मैग्नेट मैं इसके पास लाते जा रहा हूँ, उसका नॉर्थ पोल उसके पास जाते जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है, इससे फ्लक्स भी बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की ओर। तो ये हमें ये बता रहा है कि इस चीज़ के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक कह सकते हैं विभवांतर इसमें प्रेरित हो जाएगा। वो विभवांतर कैसे प्रेरित होगा, हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है जो कि इस लूप के चारों ओर कुछ इस तरह से है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई है ऐसी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये उस इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विभवांतर को बना रही है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ये E है और ये छोटा सा एक DL एलिमेंट है इसका, तो E डॉट DL का क्या मतलब हुआ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो विभवांतर है वो। इसी तरह से हम ऐसे सारे विभवांतर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं बहुत सारी बैटरीज हैं जो इसमें ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बहुत सारी बैटरी लगी हुई, इन सब के विभवांतर आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो टोटल आएगा ये कहलाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ही ये जो लूप है, ये जिस भी धातु का बना होगा इसके इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा हो रही है,
तो इस पे बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पे, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर मारना शुरू हो जाएंगे, जिससे एक प्रेरित धारा पैदा होगी। इसे हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण।